दोस्तों हर साल यूपीएससी और यूपीपीसीएस और बाकी जो स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी नए शामिल होते हैं। तो उनके सामने एक चैलेंज ये भी होता है। हालांकि ये चैलेंज उन अभ्यर्थियों के सामने भी रहता है जो लोग पिछले कई सालों से इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि उनका जो प्री है वो किस प्रकार से इसकी रणनीति बनाएं कि प्री इस बार नहीं रुके। क्योंकि अगर आपका प्री रुक गया तो इसका मतलब होता है कि आप 2 साल पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 साल कैसे आप पीछे होते हैं। मान लेते हैं कि आप 2024 की प्री की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो फिर 2025 की जो प्री की परीक्षा होगी वो कब होगी? वो 2025 में न जाने किस महीने में होगी, और फिर इसका जो मेंस होगा वो 2026 में होगा। यानी कि अगर 2024 में आपका प्री रुका तो आप डायरेक्टली मेंस कब लिखेंगे? 2026 में लिखेंगे, वो भी तब जब आप 2025 का जो प्री है उसको क्रैक कर पाएँ। तो एक सही रणनीति आपके पास होनी चाहिए ताकि 2024 का जो प्री है वो रुकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये प्री आप क्लियर कर सकें। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें? देखो फ्रेंड्स, चाहे यूपीएससी हो चाहे फिर यूपीपीएससी हो, ये अपनी परीक्षाओं के लिए हर साल आपको एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? देखो क्या होता है कि हर साल जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं, जब आप उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आप लोग PYQ कहते हैं उसको देखते हैं, तो आपको ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में प्रश्नों के पूछने का पैटर्न क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सेम पैटर्न पर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि सेम पैटर्न पर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होते हैं, तो सेम पैटर्न पर रिपीट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो आपके टॉपिक हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर प्रश्न सेम पैटर्न पर नहीं आते हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पहले तो पैटर्न को समझना होगा, उसके बाद टॉपिक को समझना होगा, और फिर टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आपको हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए PYQs जो है हल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब PYQs के लिए क्या करें आप? मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जिसमें आपको प्रीवियस के जो सॉल्व पेपर हैं वो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं, तो बस आप उसको ले आएँ और पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर PYQs पढ़ते समय आपको कई सारे पॉइंट्स पर फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि PYQ जो पूछे जा रहे हैं वो किस पैटर्न पर हैं, किस टॉपिक पर हैं, और आपको इसका एक्सट्रैक्ट कैसे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे अच्छी रणनीति क्या हो सकती है प्री को क्रैक करने की? तो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट रणनीति ये हो सकती है कि आप PYQs लगाएं। बाकी जो चीज़ें PYQs आपको सजेस्ट करता है उसकी थारो स्टडी करें। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास काफ़ी समय है, यूपीपीसीएस हो या फिर RO हो। लगभग आप मान के चलिए कि अगर आप यूपीपीसीएस देने वाले हैं तो अभी ये अक्टूबर में परीक्षा होगी, और अगर आप RO देने वाले हैं तो ये परीक्षा लगभग नवंबर में होगी। हालांकि एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन ये अनुमान सोशल मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक लग रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ज़रूरत क्या है? आप खरगोश बनकर कभी भी सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डीप नॉलेज को भी टेस्ट करता है, आपका जो लॉजिकल पावर है उसको भी ये टेस्ट करता है। तो आप बहुत तेज़ी से पढ़ते हुए कभी भी इन परीक्षाओं को क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, वनडे को आप क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कच्छप चाल ही चलना पड़ेगा, तभी आप जाके सफल हो पाएंगे। तो कच्छप चाल का मतलब क्या होता है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं कहाँ पर? हम चलिए मई में हैं। मई के बाद जो आपकी परीक्षा होगी ये कब हो रही है? तो चलो ये अक्टूबर में हो रही है। आपके पास पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, और अक्टूबर में ये परीक्षा कभी हो रही है। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो आपके पास समय कितना है? 4 महीने का समय है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यूपीपीसीएस के बारे में, और अगर आप RO के बारे में सोच रहे हैं तो आप 5 महीने मान के चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मान के चलते हैं कि यूपीपीसीएस में आपके पास 4 महीने का समय है, यानी कि कुल मिला के 120 दिन अभी आपके पास हैं। तो यहाँ पर हम चलेंगे कच्छप गति से, यानी कि हम प्रतिदिन क्या करने वाले हैं, ये जो PYQs के प्रश्न हैं इनको हम हल करेंगे। तो प्रतिदिन हम 15 प्रश्नों को यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 15 प्रश्न अगर आप प्रतिदिन हल करें तो 120 दिनों में आप 1800 प्रश्नों को हल कर लेंगे, और वो भी बिल्कुल डीप में। यानी कि ये 1800 प्रश्न होंगे, लेकिन अगर आप एक प्रश्न से मात्र 4 बिंदु ही समझें, महत्वपूर्ण 5200 बिंदु ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसमें आपको प्रतिदिन कितना समय देना पड़ेगा? मैं मान चलता हूँ कि इसमें हम प्रतिदिन 30 मिनट का समय देंगे, यानी कि हम 15 मिनट में
जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे और अगले 15 मिनट में क्या करेंगे, हम उनका नोट्स बनाएंगे। तो बेहतर क्या होगा कि आपके पास एक अलग से नोट्स होनी चाहिए PYQs की, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रतिदिन आप कुल मिला के 30 मिनट देते हैं, तो 120 दिनों में आप कितनी स्टडी करेंगे, 3600 मिनट की, यानी कि 60 घंटे की। और ये जो 60 घंटे की स्टडी है ये आपको औरों से प्लस जरूर रखेगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही थोड़ा सा समय है जो प्रतिदिन आप दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली अपने स्कोर में और रिजल्ट में आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारी रणनीति है कि आपके PYQ से स्टार्ट किया जाए, साथ ही साथ आपको गाइडेंस बीच बीच में मिलती रहेगी कि कौन कौन सी किताबें हैं जहाँ से आपको स्टडी करनी है, साथ ही साथ और भी सारी वो चीज़ें जो कि आप जानना चाहते हैं। तो ये स्पेशल सीरीज है, प्रतिदिन चलेगी, आपको 15 प्रश्न प्रतिदिन मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोग रेगुलर इस चैनल पर विजिट करें, अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो प्रश्न है 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उससे हम यहाँ पर कुल मिला के लगभग 15 प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे टॉपिक क्या है, प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और आपको जब नोट्स बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला कथन यहाँ पर कह रहा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% ये वन क्षेत्र है। दूसरी बात है कि जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था UPPCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में। और पूछा जा रहा है कि कौन सा कूट यहाँ पर आपका सही है, केवल 2, न तो 1 न ही 2, केवल 1 या फिर दोनों सही हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, अगर आपने ISFR, जिसको क्या कहते हैं आप, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, अगर आपने इसको पढ़ा है तो उसी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर यूपी में देखेंगे आप, यूपी में जो कुल वनावरण है, यूपी में जो कुल वनावरण है वो कितना है, तो 6.15% है। जबकि बात करें वृक्षावरण की तो ये 3.08% है। दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो ये आता है आपका 9.23%, 9.23% आता है। इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 9.23% ही वन है। तो यहाँ पर आपका जो पहला कथन हुआ ये गलत हो गया। दूसरा कथन है जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं वो 3 ज़िले कौन कौन से हैं। पहले तो आपका भदोही आता है, इसके बाद आपका मऊ होगा और फिर आपका आ जाएगा मैनपुरी। तो ये न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। अगर हम प्रतिशत में देखें तो आपका भदोही हो गया, मैनपुरी हो गया और साथ ही साथ गाजीपुर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर आपका भदोही हो गया, मैनपुरी हो गया और एक देवरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ना तो पहला कथन सही है ना तो दूसरा कथन सही है। तो इसका उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन बी, ना तो 1 ना ही 2। लेकिन इसका जो आयोग ने उत्तर कुंजी जारी की थी उसमें विकल्प डी को सही माना था। फिलहाल आपका जो विकल्प बी है यही सही है, आंकड़े आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रश्न ये पूछ रहा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर गैर पारंपरिक की बात हो रही है, तो प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी या फिर रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल या फिर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीट। तो बात हो रही है यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल की, यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो डेफिनेटली जो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर है वो रिन्यूएबल ही बनेगा, यानी कि विकल्प आपका जो सही है वो ऑप्शन बी होगा। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। इसमें सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है। आपके ऑप्शन में है मुल्ला अब्दुल खाकी, अजीजुद्दीन खान, मिर्ज़ा मोहम्मद अली और तालिब अमूली। तो ध्यान दीजिएगा कि एक किताब है, उसका नाम है दलाइल ए फिरोज शाही। क्या नाम है उसका? नाम है दलाइल ए फिरोज शाही, ठीक है। तो ये किताब जो है ये फ़ारसी भाषा की किताब है और इसकी रचना की है फिरोज शाह तुगलक के आदेश पर उनके दरबारी कवि अजुद्दीन खालिद खानी के द्वारा। तो दलाइल ए फिरोज शाही की रचना किसने की है? अजुद्दीन खालिद खानी।
तो इसमें विभिन्न विषयों के 300 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद है। ये ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक को नागरकोट के निकट ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो फिरोज शाह का नागरकोट अभियान है, अब यहाँ पर एक बिंदु आया था तो उसको क्लियर कर लेते हैं। देखो फिरोज शाह का जो नागरकोट अभियान है फ्रेंड्स, 1361 ईस्वी में फिरोज ने नागरकोट पर आक्रमण किया था। यहाँ के जाम बाबनियों से लड़ती हुई सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रण के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जाम बाबनियों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार तो कर लिया और वार्षिक कर देने के लिए सहमत भी हो गए। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज शाह के नाम पर कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी है। तो ये है नागरकोट अभियान। इसका सन याद रखिए, ये जो अभियान था ये 1361 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा निर्धनता का प्रकार है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि परम निर्धनता, दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी यानी कि सापेक्ष निर्धनता, तीसरा है सब्जेक्टिव पॉवर्टी यानी कि व्यक्तिपरक निर्धनता, और चौथा है फंक्शनल पॉवर्टी। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है निर्धनता के बारे में। तो निर्धनता सिर्फ 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो देखो एक तो आपकी हो जाएगी पूर्ण निर्धनता यानी कि परम निर्धनता यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और दूसरी हो जाएगी सापेक्ष निर्धनता। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो परम निर्धनता है ये क्या है और सापेक्ष निर्धनता है ये क्या है। देखो फ्रेंड्स, जब घरेलू आय एक निश्चित स्तर से नीचे होती है, मतलब कि इसमें व्यक्ति या परिवार के लिए भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, शिक्षा आदि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। मतलब जो आपकी निजी ज़रूरतें हैं, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसकी ही पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो ये हो गई आपकी परम निर्धनता। दूसरी बात होती है सापेक्ष। तो सापेक्ष का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो आपके शरीर की आवश्यकताएं हैं वो तो उसकी तो पूर्ति हो जाती है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ों से ऊपर की चीज़ें होती हैं उस पर आप काम नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जब परिवारों को औसत घरेलू आय से 50% कम प्राप्त होता है, तो परिवारों के पास कुछ पैसा होता है परंतु इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे बुनियादी चीज़ों से ऊपर उठ सकें। तो इसे कहते हैं सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, तो यानी कि मूलभूत ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। मूलभूत ज़रूरतों को जैसे तैसे पूरा कर पा रहे हैं तो वो आ जाएंगे रिलेटिव पॉवर्टी में। तो बस 2 ही प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पूछ रहे हैं कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन का जो योगदान है, तो उसमें 2 बिंदु दिए गए हैं। इसमें जो आपका पहला बिंदु है वो क्या है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। दूसरा बिंदु है जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। तो पूछ रहे हैं कि जो कूट दिया गया है इसमें कौन सा कूट आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दोनों ही सही हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। आर्थिक विकास और जनसंख्या परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास तीव्र होगी तो जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, यानी कि अगर आर्थिक विकास ज़्यादा है तो जनसंख्या जो है वो कम होगी। लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आर्थिक विकास जो है वो नीचे आ जाता है। तो प्रभावित तो होगा, चाहे वो सापेक्ष हो चाहे निरपेक्ष हो, नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक हो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट एक्टिविटी। तो देखो ऐसे प्रश्न अक्सर अब यूपीपीएससी पूछ रहा है कि घटनाओं पर विचार करना होता है और उन्हें सही कालानुक्रम, जिसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, उसमें आपको व्यवस्थित करना होता है फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट। ठीक है, तो शुरू से लेकर आखिरी गतिविधि तक। इसमें देखो बात की जा रही है आपके भारतीय संविधान के बारे में। तो घटनाएं सुनिए, इसके बाद इनको आप जो है मैनेज कीजिए। पहला बिंदु है कि प्रारूप समिति की स्थापना, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। दूसरा बिंदु है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनएक्टेड। तीसरा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। चौथा है संविधान सभा की पहली बैठक। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि इसके पहले कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, तो सबसे पहले तो यही होगा। और ये बैठक कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, सन याद है आपको 1946 को। ठीक है,
तो ये आपका पहला बिंदु हो गया, यानी कि डी यहाँ पर पहले स्थान पर आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो प्रारूप समिति जो है इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये नियुक्ति कब होती है फ्रेंड्स? ये होती है 29 अगस्त, सन बताइए, सन है 1947 में। तो यहाँ पर ए के बाद आपका आ जाएगा ए, सॉरी डी के बाद आ जाएगा आपका ए। फिर इसके बाद क्या होता है? भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। तो ये तो बिल्कुल आपको याद होगा, ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था, यानी कि इसके बाद जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। और इसके बाद भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि आपको याद ही है कि ये तिथि होती है 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आएगा सी। तो DABC आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने DABC लिख दिया है, तो चलो इसको अंकों में बदल लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 यानी कि आपका जो विकल्प बी है ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, सुमेलित कीजिए। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको सुमेलित करना है। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि पेप्टिक अल्सर्स का कारण क्या होगा, डेंगू का कारण क्या होगा, एलिफेंट फूड का कारण क्या होगा और मलेरिया का कारण क्या होगा। तो उसको यहाँ पर आपको सुमेलित करना था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेप्टिक व्रण होता है, जिसको आप पेप्टिक अल्सर्स कहते हैं, ये किस वजह से होता है? तो पेप्टिक व्रण ये जीवाणु की वजह से होगा, यानी कि इसका जो कारण होगा वो बैक्टीरिया होगा। तो हम क्या करेंगे कि ए को 4 से मैच करा देंगे। इसके बाद डेंगू का कारण जो होता है वो वायरस होता है, ये तो आप जानते ही हैं। एलिफेंट फूड जो होता है ये कृमि की वजह से होता है, यानी कि इसका साफ साफ ऐसे मैच हो जाएगा। और मलेरिया का जो कारण होता है ये एक प्रोटोजुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मलेरिया की बात हो रही है, तो मलेरिया से संबंधित 2 प्रश्न आपके यहाँ पर बन सकते हैं कि भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, और मलेरिया जो होता है ये किस, मतलब जो मच्छर होता है उसका कारण क्या होता है। मच्छर का नाम बताना है, और फिर ये भी बताना होगा कि जो यहाँ पर प्रोटोजुआ बॉडी में जाता है उसका नाम क्या होता है। हालांकि ये एग्ज़ाम में कम पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कम से कम इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कि मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य क्या है विश्व में और भारत में। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि किताब दिया गया है और उसके लेखक का नाम दिया गया है, इसको आपको मैच कराना होगा। तो ऐसी किताबें यहाँ पर हैं जो आसानी से मैच भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर देखो मिराते सिकंदरी, बुरहाने मासिर, रियाज उस सलातिन और रियाज उल इंसा, ये 4 किताबें यहाँ पर दी गई हैं। इनको आपको क्या करना है, इनको आपको मैच कराना होगा। तो मिराते सिकंदरी ये गुजरात विजय जो गुजरात विजय हुई थी, मिराते सिकंदरी ये उससे संबंधित है, यानी कि ए का जो ऑप्शन है वो 4 पे जाएगा। बुरहाने मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, तो ये सीधे सीधे आपका मैच हो जाएगा इस प्रकार से। रियाज उस सलातिन, तो बंगाल का इतिहास, यानी कि ये आपका मैच होगा पहले ऑप्शन से। इसके बाद रियाज उल इंसा, तो ये आपका 3 से जाकर मैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेल है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो कौन सा संगठन है जिसने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था? अब ध्यान से देखो, तो ये जो हार्डिंग बम कांड है इसे दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस घटना को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। और ये घटना कब घटी थी? तो ये घटना घटी थी 1912 में। कुल 13 लोगों को इसमें निरुद्ध किया गया था, जिसमें नाम थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ भाई बाल मुकुंद, बलराज मैला, वसंत कुमार, अवध बिहारी आदि, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है अनुशीलन समिति, ठीक है। तो अनुशीलन समिति यानी कि विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न आप लोगों ने मैं छोड़कर जा रहा हूँ, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें मैं इसकी व्याख्या भी कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो इसमें क्या है कि जोड़े दिए गए हैं, युग्म दिया गया है जिसमें दर्शन और प्रचारक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। जैसे कि इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पर सही मान सकते हैं।
इसके बाद बात करें तो न्याय दर्शन, इसके जो प्रतिपादक हैं, प्रचारक हैं गौतम हैं। उत्तर मीमांसा के जो प्रचारक हैं बादरायण हैं। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और वैशेषिक के कौन है, कणाद है। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जनगणना का कार्य कब शुरू किया गया। भारत में जनगणना का कार्य कब स्टार्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो जनगणना हुई थी ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था वो 1869 से लेकर 1872 तक था, और इन्हीं के समय में 1871-72 में पहली बार जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। तो ये एक अनियमित जनगणना थी। भारत में जो नियमित जनगणना का कार्य शुरू हुआ वो 1881 में स्टार्ट हुआ था, और तब लॉर्ड रिपन, कौन था, लॉर्ड रिपन का यहाँ पर समय था। तो लॉर्ड रिपन जो था ये 1880 से लेकर 1884 तक रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो उत्तर है वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, यानी कि वर्ष 1871। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दयाबाई की किताब है विनय मल्लिका, सहजोबाई की सहज प्रकाश, गंगाबाई की गणेश देव लीला, सोन कुमारी की स्वर्णबेली की कविता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है दयाबाई विनय मल्लिका करेक्ट है। सहजोबाई सहज प्रकाश ये भी सही है। सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता ये भी सही है। अब बचता है यहाँ पर गंगाबाई। तो इनकी जो किताब है वो गणेश देव लीला नहीं है, बल्कि इनकी किताब का नाम है देवी त्रिया निषेध। ठीक है, तो आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है। अब देखो, पंचायतों के बारे में जो भी फैक्ट यहाँ पर हैं वो आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। ठीक है, तो पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी, राज्य निर्वाचन आयोग। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 के है, इसी के अनुसार पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, तथा उसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन, इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दिसंबर 1977 में सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, और समिति ने अगस्त 1978 में अपनी जो रिपोर्ट थी वो सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में समिति ने कुल 132 सिफारिशें की थी। इसमें से मुख्य रूप से कौन कौन सी सिफारिशें थी। तो पहला तो ये था कि पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात थी कि राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। यहाँ पर खंड माना जा रहा है, तो ये आपका गलत हो गया, यानी कि केवल आपका यहाँ पर पहला विकल्प सही है। क्या और कहा गया था कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। चौथी बात थी पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। और पांचवी तथा सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि उनकी जनसंख्या के आधार पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बी ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये प्रश्न भी पूछा गया था कि चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी चरक संहिता है तो ये इसका उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। तो 120 अध्याय और 8 खंड हैं। कितने हैं, 120 अध्याय और 8 खंड। तो विकल्प आपका सही है ए। चरक ये कुषाण शासक कनिष्क के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इन्होंने चिकित्सा पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा है। तो जो किताब का नाम है वो क्या है, चरक संहिता। तो फ्रेंड्स, ये आज के कुल मिला के 15 प्रश्न हुए। तो ध्यान दीजिएगा कि सीरीज़ नियमित रूप से आप लोग ज्वाइन करते रहिए। अगर किसी सुधार की ज़रूरत आप लोगों को लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। और ये जो प्रश्न हैं इनको
टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड किया जाएगा ताकि आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।